पहला पॉइंट आता है चैप्टर 2, सर ये एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट है। आई होप थोड़ा सा इधर रिटेन करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इसका अपना रिवीजन थोड़ा सा कम हुआ है, ओके, क्योंकि चैप्टर 1, 3 और 4 का रिवीजन बहुत ज्यादा हुआ, तो रिवीजन फटाफट रिकॉल होगा, लेकिन 2 और 5 का रिवीजन कम हुआ, तो आपको अभी रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिकॉल करने की कोशिश करिए, ट्राई करते हैं, ओके। कुछ चीजें याद आई, कुछ चीजें याद आई तो नहीं आई, तो इधर नोट कर लीजिए। सबसे पहला नाम है याद रखना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या नाम है बड़ी? ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन से चैप्टर में जाएगा? चैप्टर 5 में। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किधर जाएगा? चैप्टर 2 में। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के कुछ सिचुएशन देख लेते हैं, ओके, जो मैंने आपको लिखाए हुए हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में 2 सिचुएशन है। सर 2 सिचुएशन कौन से देखने हैं? 2 एनालिसिस है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, 2 है, इंटरनल है, एक्सटर्नल, लेकिन नाम कैसे याद रखने का? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव, एंड दूसरा क्या होगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिसोर्स, कैपेबिलिटी एंड मार्केट पोजीशन। ये 2 एनालिसिस है। सर ये 2 एनालिसिस करने के लिए एक एनालिटिकल सीक्वेंस दिया जाएगा। सर व्हाट इज एनालिटिकल सीक्वेंस? 3 एनालिटिकल सीक्वेंस है। अप्रेजल ऑफ 2 एनवायरनमेंट, कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। क्या अल्टरनेटिव देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एंड फाइनल चॉइस। अब मेरे को पता फाइनल चॉइस क्या, ये देता है क्या? ये स्टेप में आता है, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन 2 है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड ये फाइनल चॉइस नहीं देता। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर इसके अंदर इश्यूज कितने होते हैं? मेरे ख्याल से 3 इश्यूज आपको याद होंगे। स्ट्रेटजी एक दिन में बनती है, इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड सिनेरियो मेरे को बताइए, क्या इंटरनल कंसीडर करना चाहिए, एक्सटर्नल? किसका ज्यादा किसका कम? बैलेंस। एंड तीसरा सिनेरियो, क्या रिस्क हो सकता है? यस, रिस्क में 2 कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखने हैं। एक है ओके, आपको क्या है? इंटरनल लॉन्ग टर्म, इंटरनल शॉर्ट टर्म, ओके, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म। पहले बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट टर्म में। अगर एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म है, सॉरी इंटरनल शॉर्ट टर्म बोलते हैं, इंटरनल, अच्छा इंटरनल बोला तो मेरा क्या मतलब आ जाएगा? इंटरनल मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस, और एक्सटर्नल बोला तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। रिकॉल करने की कोशिश करो, अगर इंटरनल शॉर्ट टर्म में लॉस है तो मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लगा था अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी, सॉरी मेरे को लगा था मेरे स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म में, ओके, मैंने एनवायरनमेंट को रीड करते वक्त गलती कर दी, एरर्स इन इंटरप्रेटिंग एनवायरनमेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? देखो, अच्छा एक चीज आप आई होप आपको याद होगा, शॉर्ट टर्म अगर नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म होगा फिर, और लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आएगी? एक्सटर्नल में, ओके, मेरा एनवायरनमेंट क्या बन जाएगा बड़ी? ऑब्सोलेट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरनल में क्या आ सकती है? इनकंसिस्टेंसी। आज मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन ओवर ए पीरियड क्या वो स्ट्रेंथ वैसे वैसे रहने या वीकनेस बन सकते हैं? वीकनेस, तो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। आत्मा जेपा। ये होने के बाद है मेरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का लास्ट हिस्सा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के 2 एनवायरनमेंट थे। कौन से 2 एनवायरनमेंट थे? इंटरनल, एक्सटर्नल। और इंटरनल में आपको 2 चीज याद रखनी है, एक है परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड एक है डिटरमिनेट एनालिसिस। डिटरमिनेट मतलब क्या होता है? रिसोर्स। एंड और एक एनालिसिस होगा दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में याद रखने का है 4 चीजें। सर कौन से? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट एंड एनवायरनमेंट। आत्मा जेपा क्या? ओके, ये थोड़ा मोटा मोटी याद आया। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया एनवायरमेंट एनालिसिस। आई होप आपको याद आया, नहीं आया था तो मैं बोला रिफ्रेश करिए। सबसे पहला, क्या एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट के साथ मैंने इंटरेक्ट करना चाहिए क्या? आंसर इज यस। और करने का फायदा क्या है या क्यों करना चाहिए? व्हाई आई शुड इंटरेक्ट विद बिजनेस एनवायरमेंट? तो देयर आर टोटल 5 रीजन व्हाई आई शुड इंटरेक्ट विद बिजनेस एनवायरमेंट। फर्स्ट, आई विल गेट टू नो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सेकंड सिनेरियो, मुझे क्या मिलेगा? रास्ता, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तीसरा, मुझे क्या होगी? कंटिन्यूअस लर्निंग। चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मेरा क्या बनेगा? इमेज बिल्डिंग। एंड लास्ट पॉइंट है मीटिंग कंपटीशन। मैं वापस क्वेश्चन को समझा देता हूं, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट? व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट? क्या कारण है इंटरेक्ट करने का एनवायरनमेंट से? ओके, 5 कारण है। सबसे पहला, मुझे क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। मुझे रास्ता चाहिए, डायरेक्शन। मुझे क्या चाहिए? नॉलेज। मेरे को क्या चाहिए? इमेज। एंड लास्ट पॉइंट है मीटिंग कंपटीशन। अब मेरे को बताओ, एनवायरनमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो को कोसेक याद रखना है। कोसेक का फुल फॉर्म था आपके लिए, इसी कॉन्सेप्ट में याद रखिए। कोसेक का फुल फॉर्म था कस्टमर, ओनर। ओनर को क्या नाम दिया था? फाइनेंस। ओके, एस का मतलब था सप्लायर, याद आया बड़ी। ई का मतलब था एम्प्लॉई, ओके, और सी का मतलब था कॉम्पिटिटर एंड कम्युनिटी। सर कम्युनिटी मतलब कौन होता है? रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह, ये लोग रहेंगे। ये रहेगा माइक्रो एनवायरनमेंट। दूसरा और एक एनवायरनमेंट है मालिक, वो कौन सा एनवायरनमेंट है? मैक्रो। सर मैक्रो में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? ओके, आपको याद होगा, इसका फुल फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म था वो था सेट जीडीपी। सेट जीडीपी का कॉन्टेक्स्ट क्या था? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जिसमें से ग्लोबल एनवायरनमेंट को आप अगले पैराग्राफ में रखिए। तो सबसे पहले बात किया है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, चुमू आंसर है। ओके, अच्छा मेरे को बताओ दोनों में से क्या डिफरेंस है? डेमोग्राफिक एंड सोशियो कल्चर में डिफरेंस क्या है? मेरे को बताओ। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ओके, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? डेमोग्राफिक। एक है बिलीफ ऑफ पॉपुलेशन, ओके, सोशियो कल्चरल। आई होप ये दोनों अपन ने डिस्कशन किए थे, ये दोनों का अपना अपना पॉइंट है। इसका एक आरटीबी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसीलिए ये लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं सितंबर में, ये जैन 26 के लिए एलडीआर रहेगा, क्योंकि ये ऑल टुगेदर सितंबर में नहीं आता। तो ये दोनों आप जैन के लिए एलडीआर रखिए मालिक, जैन के अटेम्प्ट के लिए एलडीआर रखिए। और इसको क्वेश्चन दिखना है तो आरटीपी, करंट आरटीपी, करंट मतलब कौन सा वाला आरटीपी बेटा? करंट आरटीपी मतलब कौन सा आरटीपी?
सितंबर का आरटीपी का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। सितंबर 26 25 का आरटीपी देखने का क्वेश्चन उसमें रहेगा। ओके, सोशियो कल्चर एंड डेमोग्राफी का आत्मा क्लियर है। उसके साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके, परचेसिंग पावर कैसी है क्या नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्लैट लेके बेचने चाहता हूं इस मार्केट में, अरे पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, फ्लैट खरीदेगा क्या कोई? तो फ्लैट खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो इंटरेस्ट रेट क्या चाहिए, ज्यादा या कम? कौन सा एनवायरमेंट? इकोनॉमिक। इसके साथ और एक एनवायरमेंट कौन सा एनवायरमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। लेकिन टेक्नोलॉजिकल तो मेरे ख्याल से आई होप सबको अभी क्लियर है, आरएनडी वाला कॉन्टेक्स्ट है। जितना अच्छा इनोवेशन रहेगा उतना आपको अपडेट आगे रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलती से भी आप मतलब मैं आपकी गड़बड़ लग जाएगी। एग्जांपल, एक मार्केट ऐसा है जिसमें पेटेंट आप रजिस्टर करते हो, अगले दिन नया टेक्नोलॉजी आता है, उस एनवायरमेंट में पेटेंट रजिस्टर करके कुछ फायदा होने वाला है क्या? तो आपको देखना पड़ेगा उस एनवायरमेंट में आपके पास खाली कैपेबिलिटी तोड़ आनी चाहिए, तो फटाफट 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 इनोवेशन कर सके। पेटेंट गया तेल लेने, अपने को खाली क्या करना है? इनोवेशन। ये वाला कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, मेरे को बताओ पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट ये साथ में डिस्कस क्यों करना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड रेगुलेशन कौन लेके आता है? पॉलिटिकल, इसीलिए ये सेट जीडीपी आता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में याद रखना ध्यान से, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन में आया है ओके मेरे को कि पेस्टल एनवायरनमेंट के हिसाब से आप बताइए, तो आपका आंसर इसके हिसाब से नहीं होगा, पेस्टल के हिसाब से होगा। और पेस्टल में आपके 5 चीजें क्या क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंट। 5 नहीं है, 6 चीजें है। ओके, इसमें पॉलिटिकल और लीगल को आप अलग कर दोगे। तो मैं बोलूंगा अभी ड्रीम 11 के लिए जो लॉ रेगुलेशन पास हुआ है ओके उसकी वजह से प्रोहिबिटेड बिजनेस, तो ये कौन सा एनवायरमेंट हुआ? लीगल, पॉलिटिकल नहीं है। अब मेरे को बताओ ओके भाई यार बीजेपी कितने टाइम तक रह सकती है, कितने टाइम तक ऊपर नीचे हो सकता है, कांग्रेस कितना इफेक्ट कर रही है, दूसरी पार्टी कितना इफेक्ट कर रही है, कौन सा वाला है? पॉलिटिकल। अच्छा, अब इसमें डेमोग्राफिक तो है नहीं, तो डेमोग्राफिक किसका हिस्सा होगा? सोशो। तो मैंने आपको समझाया हुआ है सोशल और डेमोग्राफिक ये रहेगा। लेकिन इसमें अपन एग्जाम में कैसे समझेंगे कि सर ये लिखूं कि वो लिखूं? अगर ये क्वेश्चन आया तो पेस्टल, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, पेस्टल वर्ड ही नहीं आता है, तो इज्जत से किधर जाने का? मैक्रो। आई होप ये क्लियर है बड़ी। लेकिन इसमें से एक एनवायरमेंट है जो अपनी औकात में बहुत बड़ा है, वो है कौन सा एनवायरमेंट? ग्लोबल। ग्लोबल को और एक नाम दिया हुआ है इंटरनेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले एक सर इंटरनेशनल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चुमू आंसर है ओके, रटने में 1-2 मिनट लगे लेकिन रिकॉल करके लीजिए। सबसे पहले क्या ये कॉन्ग्लोमरेट है? कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स यूज करती है और इनकी कॉमन स्ट्रैटेजी, तो सीसीसी वाला कॉन्टेक्स्ट है। याद आया बड़ी? अच्छा, क्या मुझे ग्लोबल जाना है, क्या मैं एक दिन में जा सकता हूं या उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी? तो कितनी चीजें देखनी है प्लानिंग में? 4 स्टेप्स है, तो सीक्वेंस आंसर मैटर करेगा। सबसे पहले डायरेक्टली जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप? अपॉर्चुनिटी थ्रेड। उसके बाद ये था, ये याद है क्या? ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, लेकिन इधर क्या था? क्या हम इसको स्कोप बढ़ा सकते हैं? मालूम पड़ा उधर की डिमांड आ गई, हम इधर का फुलफिल नहीं कर पा रहे, गड़बड़ हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट क्या इवैल्यूएट करो? स्कोप ऑफ ऑपरेशन। क्या इवैल्यूएट करो? तीसरा सिनेरियो, अब स्कोप ऑफ ऑपरेशन तो बना लिया, तीसरा सिनेरियो उसके लिए क्या सेट करो? ऑब्जेक्टिव। पर ऑब्जेक्टिव कौन से एनवायरनमेंट के लिए सेट करो? ओके, इंडिया के लिए, ग्लोबल के लिए, ग्लोबल। एंड ग्लोबल के लिए स्ट्रेटजी अलग बनाओ और इंडिया के लिए, कॉर्पोरेट के लिए स्ट्रेटजी अलग बनाओ। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। याद है बड़ी? ओके, याद रखना, ये भी एलडीआर मार्क कर लीजिए जो जैन वाले हैं। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर फॉर गोइंग ग्लोबल? ओके, फॉर गोइंग ग्लोबल उसके लिए प्लानिंग करने के लिए कितने स्टेप्स है? 4। सबसे पहले क्या ढूंढो? अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स। दूसरा क्या सेट करो? स्कोप ऑफ ऑपरेशन। तीसरा क्या सेट करो? ऑब्जेक्टिव्स। और चौथा सिनेरियो क्या करो? ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अलग अलग करो। आत्मा झेपा क्या? अभी यार ग्लोबल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। फायदे है, मैंने इसके ऊपर नीचे करके बताए थे, मैंने 5-6 पॉइंट आपको रटने के लिए बोले हुए, वही बताऊंगा। 2 जो याद आ रहे थे आपको वो करते जाइए। सबसे पहला, क्या मुझे बढ़ना है? यस। टाइम एंड डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है या निकल चुका है? निकल चुका है। ओके, डोमेस्टिक मार्केट कम पड़ रहा है। ओके, अच्छा मेरे को बताओ सस्ता रिसोर्स कहां पर मिलेगा? बाहर। ओके, इंडिया में क्यों आ रहे हैं लोग? सस्ता ह्यूमन रिसोर्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी सस्ता करना है तो चाइना। टेक्नोलॉजी बेहतर चाहिए तो जापान और कोरिया, समथिंग लाइक दैट। आई होप रिसोर्स क्लियर है। अच्छा, एप्पल इधर ही मैन्युफैक्चर करने क्यों आ रहा है? बेचने के लिए आ रहा है, लेकिन कस्टमर तो इधर ही है, तो कौन सा कॉस्ट बचेगा? ट्रांसपोर्टेशन। याद होगा आपको, मैंने बताया था। एंड लास्ट पॉइंट है, क्या अलायंस बेटर ऑप्शन है? ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये रट लेना। ओके, ये वाले पॉइंट, उसके अलावा 1-2 पॉइंट आपको जो उठाने वो उठा ले सकते हो। दिस इज व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ गोइंग ग्लोबल। तो ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग ग्लोबल और व्हाई कंपनी शुड गो ग्लोबल। लेकिन इसके साथ में मेरे को बताओ, ग्लोबल एनवायरमेंट जाने के लिए कुछ एनवायरमेंट का एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन कौन सा? आपको याद होगा यूएस कैलिफोर्निया वाला, कैलिफोर्निया था ना अपना। तो मेरे को बताओ सबसे पहले कैलिफोर्निया का एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रीजनल। क्या यूएस का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन सा? कंट्री लेवल। एंड भाई यूएस में अपन बेचने वाले, तो रशिया का भी इंपैक्ट देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? इसको क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल। तो 3 एनवायरमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री लेवल। आत्मा से क्लियर है? अच्छा, ये तीनों एनवायरमेंट कौन सा है? ओके, इंटरनल या एक्सटर्नल? तीनों एनवायरमेंट कौन से है? एक्सटर्नल। तो मेरे को बताओ, जब आप मसाले लिखोगे तो रीजनल में कौन सा मसाला होगा? माइक्रो। याद रखने का, कौन सा मसाला होगा? माइक्रो। ओके, इस कंट्री लेवल पे मैक्रो। एंड ये वाला होगा मल्टीनेशनल, विच इज नथिंग टू डू विद माइक्रो एंड मैक्रो। ये अलग अलग कंट्री में क्या इफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, यूएन का क्या होगा, वो वाला कंटेंट मसाला है। आई होप याद है बड़ी? ग्लोबल का कॉन्टेक्स्ट है। इसमें से आपका पहला आंसर एलडीआर रखने का और लास्ट आंसर एलडीआर रखने का जैन 26 वालों के लिए है, याद रखियो। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये पेज का भी थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस पीछे वाले पेज पे आइए, पहले वो क्लोज करते हैं, उसके बाद आगे में जाते हैं।
जाते हैं। ओके, पीछे वाले पेज में सीक्वेंशियली जा रहा हूं मैं। सबसे पहला, ओके, अब मेरे को बताओ धंधा बेचता क्या है? प्रोडक्ट बेचता है। ओके, क्या प्रोडक्ट में प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट, क्या प्रोडक्ट के फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 5। सबसे पहले है जो पैसा, प्राइस। तीसरा, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, सेटिस्फैक्शन। सारे काम करने वाले उसी की तरफ है, पाइवोटल। एंड एक टाइम पे प्रोडक्ट का ओके यूजफुल लाइफ खत्म होगा, लाइफ साइकिल खत्म होगा। उसके बाद या तो प्रोडक्ट को आप रिन्यू करोगे या तो नया प्रोडक्ट बनाओगे। आत्मा याद है क्या बड़ी? ये क्वेश्चन क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसके साथ में प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस का है? 4। मेरे को बताओ दुनिया में किसी को मालूम नहीं। इंट्रो, लोगों को तोड़ मालूम पड़ा और तोड़ खरीदने लगे। ग्रोथ, ओके, अभी इससे ज्यादा और बिकेगा नहीं। मैच्योरिटी, ओके, यानी ग्रोथ रेट क्या हो गया? स्लो हो गया। ओके, एंड डिक्लाइन मतलब प्रोडक्ट की वाट लगने वाली है और कोई नया प्रोडक्ट आ चुका है। आत्मा झेपा। ये होने के बाद और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब भी करोगे तो उसके अंदर एक वैल्यू चेन एनालिसिस। माइकल पॉटर भाई साहब भूलने का नहीं। तो माइकल पॉटर भाई साहब ने बोला है वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा नहीं है लेकिन आई होप आपको याद होगा, वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए 2 स्टेप्स है, आइडेंटिफाई सेपरेट एक्टिविटी एंड डिटरमाइन वेदर दैट एक्टिविटी इज एडिंग वैल्यू और नॉट। ओके, याद होगा तो ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपको जीएसटी इनवॉइस देके कुछ वैल्यू आने वाला क्या मेरे को? और अच्छा, जीएसटी इनवॉइस दे रहा हूं पर जीएसटी का रिटर्न फाइल किया वो तुमको देना चाहिए क्या मैंने? लेकिन जो मेरा इनपुट ले रहा है उसको देना चाहिए। तो जिधर वैल्यू होगा उधर काम करिए बड़ी। ओके, और वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है 2 एक्टिविटी में डिवाइड करिए। कौन सी 2 एक्टिविटी? प्राइमरी एंड सपोर्टिंग। मेरे ख्याल से रटने वाला पॉइंट एकदम इजी है। सबसे पहला इनबाउंड, 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 इनबाउंड के बाद मैं करूंगा ऑपरेशन, फिर क्या दूंगा? आउटबाउंड। फिर 2 चीज है, तेरे को बिकेगा कैसे प्रोडक्ट? सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड तेरे को क्या दूंगा? कस्टमर सर्विस सपोर्ट। लेकिन इन 5 एक्टिविटी को सपोर्टिंग के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी लगेगी। तो सबसे पहला मेरे लिए 4 एक्टिविटीज में पहला पॉइंट है, इसको खरीदना है, प्रोक्योरमेंट, और इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तीसरा सिनेरियो, भाई ये प्रोक्योर करेगा, इनोवेशन करेगा, करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन पैसा लाएगा कहां से? इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप ये याद है बड़ी। अच्छा, क्या दोनों में लिंकेज है क्या बड़ी? 2 में लिंकेज कौन से है? प्राइमरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सपोर्टिंग, सपोर्टिंग टू सपोर्टिंग। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट अपन ने देखे हुए हैं। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके, तो एलडीआर ये जैन 26 के हिसाब से वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सितंबर में गया था लेकिन जैन 26 के हिसाब से भी अपने को एलडीआर रखने का। तो झेपा ये, ठीक है। ये होने के बाद अपने लिए अगला पॉइंट आता है। ओके, ये कुछ चीजें हैं अपने डिस्कशन के। माइकल पॉटर को पहले क्लोज कर लेते हैं। सर, माइकल पॉटर की 5 फोर्सेस कौन से हैं? आई होप सबको अच्छे से याद होगा बड़ी। राइवलरी, बायर का बार्गेनिंग, सप्लायर का बार्गेनिंग, न्यू एंट्री, सब्स्टिट्यूट का पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब मेरे को बताओ सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमाइन 5 फोर्सेस का पॉइंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई, सेकंड इवैल्यूएट, एंड तीसरा डिटरमाइन। आइडेंटिफाई, एक फोर्सेस करो, इवैल्यूएट वो स्ट्रांग है कि वीक है, और डिटरमाइन सॉरी डिटरमाइन कलेक्टिव फोर्सेस। याद है ना बड़ी? अब मेरे को 5 फोर्सेस के अलग अलग आंसर दिए। सबसे पहले इसका लेते हैं, कट थ्रोट करेगा। कट थ्रोट के कितने कारण है? 6 फैक्टर है। सबसे पहले विनोद सर, इंडस्ट्री लीडर, फिर भी बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर, 2 बजे बाद रूम खाली है, फिक्स कॉस्ट, निकलना मुश्किल है, एग्जिट बैरियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट पॉइंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज? ग्रोथ क्या हुआ? स्लो ग्रोथ। अब स्लो ग्रोथ हुआ तो प्रॉफिट के लिए मारामारी होगी ना बड़ी। तो ये 6 पॉइंट है, याद आया बड़ी? ये 6 पॉइंट का लॉजिक है। इसके बाद आता है तेरे लिए नेक्स्ट पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सर, बायर क्यों बार्गेन कर पाएगा? 3 कारण है। सबसे पहले ओके, उसको पूरा नॉलेज है। सेकंड, वो बल्क बायर है। और तीसरा, उसके लिए प्रोडक्ट क्रूशियल। ओके, सप्लायर बार्गेन कर सकता है क्या? कारण क्या है? 3। सबसे पहले सप्लायर कॉन्सेंट्रेट है। सेकंड, सप्लायर को मालूम है मेरा, अच्छा सप्लायर को मालूम है मेरा प्रोडक्ट क्रूशियल है। तीसरा कौन सा कॉस्ट? स्विचिंग कॉस्ट। ओके, तीसरा पॉइंट राइवलरी। चौथा पॉइंट राइवलरी। राइवलरी की वजह से बैरियर ला सकते हो क्या? अच्छा, राइवलरी की वजजह से प्रॉफिट कम होगा ना, तो इसलिए बैरियर डालिए। तो बैरियर कितने हो सकते हैं? अच्छा सॉरी, राइवलरी नहीं, राइवलरी हो गया न्यू एंट्री। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री क्या बैरियर डाल सकता है क्या? ओके, बैरियर डालना भी चाहिए एक्चुअली। ओके, बैरियर डालने के लिए कितने पॉइंट्स आएंगे? 7। सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमी ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओके, नहीं उसके पहले ब्रांड, स्विचिंग का, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ले जी वाला एंड मोदी जी, एग्रेसिव रिटेलिएशन, एंड लास्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट के लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ याद है तो गुड इनफ, नहीं तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस में। ओके, कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन में ये 5 चीज क्या है? एडवांटेजेस। आई होप याद होगा बड़ी। ओके, ये होने के बाद आपके लिए और एक कॉन्टेक्स्ट है, क्या इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होनी चाहिए या नॉट अट्रैक्टिव? अट्रैक्टिव। लेकिन क्या इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है? क्या ये डायरेक्ट आंसर है या रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? रिलेटिव है। और इसके लिए क्या क्या देखने का? वायबिलिटी है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी है क्या? ड्राइविंग फोर्सेस क्या इंडस्ट्री का? उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव पोजीशन, रिस्क, अनसर्टेनिटी, एंड उसके बाद और 2, क्या उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है क्या? और अगर प्रॉब्लम आए तो क्या हम डिफेंड कर पाएंगे? लेकिन याद रखने का, इसके बाजू में दिख के रखने का, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये क्या है? रिलेटिव। आत्मा झेपा क्या? ये याद रखिए। उसके बाद एक्सपीरियंस का, आई होप एक्सपीरियंस का याद है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, कॉस्ट पर यूनिट,
कम होता जाएगा। तीन चीजें मेरे को मिलती है एक्सपीरियंस कर्व से। सबसे पहला, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। सेकंड सिनेरियो, इसकी वजह से हम क्या की बैरियर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड तीसरा सिनेरियो, ओके, जैसे जैसे हम ये एक्सपीरियंस कर्व की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, बड़ा। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट एक्सपीरियंस कर्व के लिए। एंड वैल्यू क्रिएशन मेरे को नहीं लगता अभी तो आपने भूलने की संभावना भी है। ओके, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है तो क्या लगता है, कॉस्ट, फिर अपना मार्जिन ऐड करती है, वो होता है प्राइस। उसके एंड प्राइस के ऊपर क्या मिलना चाहिए, वैल्यू। भारत माता की जय। जेपा गैप बड़ी। ओके, इसके अलावा दो तीन चीजें इधर है। सबसे पहला पॉइंट मेरे को मार्केटिंग के इसमें बता दिए। मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट आई होप याद होगा। मार्केटिंग में सबसे पहला टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कितने हैं, मार्केटिंग का और आगे भी आंसर है चैप्टर 3 में, पर इधर के इसमें दो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। कौन से दो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है, पहला है फिजिकल मार्केट, सॉरी टाइप्स ऑफ मार्केट कितने हैं, दो, फिजिकल एंड वर्चुअल। सर गोल्स ऑफ मार्केटिंग कितने हैं, ओके, दो, कस्टमर के साथ क्या बनाना है, रिलेशनशिप, एंड दूसरा क्या करना है, ओके, सॉरी पहला कस्टमर सेटिस्फेक्शन और दूसरा क्या बनाना है, रिलेशनशिप। एंड तीसरा सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मार्केटिंग का ओरिएंटेशन होगा वो कितने प्रकार का होगा, तीन। सबसे पहला एकदम याद रखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऐड करो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को क्या करो, सेल्स। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स। ये होने के बाद इसके साथ में और एक कॉन्टेक्स्ट आप याद रखोगे मार्केटिंग में, 4P उसके ऊपर वाले पेज पे है। 4P कौन से है बड़ी, प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, प्रमोशन है, आत्मा जेपा। ये होने के बाद आपके लिए और एक कॉन्सेप्ट है कस्टमर एनालिसिस। आई होप ये याद होगा, ये एलडीआर आपने रखना चाहिए। ओके, जैन 26 वाले कस्टमर एनालिसिस में कस्टमर बिहेवियर चेक करना जरूरी है। कस्टमर बिहेवियर में तीन डोमेन होते हैं। सबसे पहले कौन तुझे इन्फ्लुएंस करता है, सेकंड सिनेरियो इन्फ्लुएंस करने के बाद तू डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद पोस्ट डिसीजन मेकिंग। तो इनको इन्फ्लुएंस करने वाले कितने चीज है, दो, एक है इंटरनल, सॉरी एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एडवर्टाइज हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, ये कौन सा हुआ, एक्सटर्नल। तेरा कॉन्शियसनेस है, तेरे को फिजियोलॉजिकल, फिजियो मतलब साइकोलॉजिकल, लेकिन फिजियोलॉजिकल लिखते हो पी। ओके, वो फैक्टर है, वो कौन सा है, इंटरनल। याद आया बड़ी। ओके, ये तो कॉन्टेक्स्ट आपके लिए इन्फ्लुएंसेस है। और इसमें मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, उसके स्टेप्स है। अच्छा, ये दूध खरीदना, आइसक्रीम खरीदना उसके लिए नहीं होता है, लेकिन अगर आप नॉन रिकरिंग चीजें खरीद रहे हो उसके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा। कितने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगे, चार। सबसे पहले क्या देखने का, प्रॉब्लम, सेकंड पॉइंट अल्टरनेटिव्स, एंड तीसरा सिनेरियो अल्टरनेटिव्स के लिए और इंफॉर्मेशन लेने का, एंड फाइनल चॉइस करने का। ये नीचे के इसमें लिखा है आपने, ये चारों स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये चार स्टेप्स किसके हैं, ये चार स्टेप किसमें है, डिसीजन मेकिंग। पर कौन से प्रोडक्ट के लिए, रिकरिंग प्रोडक्ट या नॉन रिकरिंग प्रोडक्ट्स, नॉन रिकरिंग प्रोडक्ट्स। भारत माता की जेपा क्या बड़ी, ठीक है। इसके साथ में और दो चीजें, आई होप दोनों चीज याद होगी। एक टूल है जिसकी वजह से कस्टमर के कंप्यूटर के स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम पड़ेंगे। कौन सा टूल है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो कितने टूल है उसके अंदर कितनी चीजें हैं, चार, सॉरी पांच चीजें। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, सेकंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, तीसरा डिटरमाइन स्ट्रेंथ, चौथा डिटरमाइन वीकनेस एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर ऑन सिंगल पेज, आत्मा जेपा। एंड लास्ट पॉइंट और है केएसएफ। केएसएफ का फुल फॉर्म की सक्सेस फैक्टर। ये किसके लिए रहता है, कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो कितने की सक्सेस फैक्टर के लिए सवाल पूछने चाहिए, तीन। सबसे पहले क्या बेस है जिसपे ये कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्रूशियल है कि नहीं है। सेकंड, वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्रूशियल है, उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उसके लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, क्या वो हम ला सकते हैं क्या। और तीसरा सिनेरियो, कैपेबिलिटी और रिसोर्स जो चाहिए वो देने के बाद क्या मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, वन टाइम या सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। तो इस पे मरवाइए, नहीं तो मत मरवाइए। ओके, तो तीन सवाल का आपका आउटकम अगर हाँ है, इसका मतलब वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, की सक्सेस फैक्टर। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 2 का लॉजिक क्लियर है बड़ी। ओके, ये लास्ट दोनों आंसर आपने एलडीआर रखना चाहिए, दोनों आंसर आपके एलडीआर रहने चाहिए, की सक्सेस फैक्टर भी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी। आई होप ये क्लियर है बड़ी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के साथ में और एक कौन सा कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था, एसजीएम। एसजीएम का फुल फॉर्म, तो कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ वीकनेस, कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ वीकनेस, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ वीकनेस, लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव का पोजीशन, एसजीएम। एवरीबॉडी क्लियर। अच्छा, ये याद रखने का टूल, क्योंकि सब जगह टूल वर्ड आएगा। ओके, ये टूल का ध्यान रखने का, टूल का कॉन्टेक्स्ट मिसमैच मत होने देना, ये कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, टूल फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेशर, 5 फोर्सेस, टूल फॉर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एसजीएम, टूल फॉर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, टूल फॉर इंडस्ट्री, की सक्सेस फैक्टर, टूल फॉर शेयर होल्डर्स, मेंडलो मैट्रिक्स याद है क्या बड़ी, टूल टू आइडेंटिफाई वेदर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, मैकेंसी, 7S ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ऐसे सब टूल के नाम आगे आ जाएंगे और आगे कुछ लगेगा, फिर क्लिक करने का, आत्मा झेपा ना, 2 मिनट लगेगा पर आ जाता, क्लिक हो जाता। कोई ऐसा तुमको मेरी स्पीड से मैच मत करिए, पर अपने को टेक्निकली ये है कि मेरी स्पीड के बाद तुमको याद